सारे छात्र एवं छात्राएं कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे। आज आप लोगों के लिए कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर सोशल साइंस का VVI मॉडल क्वेश्चन जो लघुत्तरीय सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में आज के क्लास में आप लोग सोशल साइंस के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसान भाषा में समझेंगे, और जिससे कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी जो है आप लोगों को पूर्ण होगी, और जो आपका सपना है उस सपना को आप साकार करेंगे, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो इस क्लास में जो आज हम लोग ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 अंक स्तरीय लघुत्तरीय प्रश्न को आज हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे आसान से आसान शब्दों में। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन है जो रूस की क्रांति में पूरे विश्व ने रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, इनके किन्हीं 2 कारणों के बारे में लिखें। रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, इनके 2 कारण को लिखें। तो लिखेंगे रूस के 2 कारण मांगता है, तो लिखेंगे इस क्रांति ने रूस की क्रांति के पश्चात सर्वहारा वर्ग की सत्ता में स्थापित हो गई थी तथा इससे अन्य क्षेत्र में भी आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। दूसरा कारण है, पहला कारण हो गया जो रूस की क्रांति के बाद सर्वहारा वर्ग की सत्ता में स्थापित हो गया, जिससे कि अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। दूसरा है रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के 2 स्तर में खेमों में विभाजित हो गया। एक वर्ग साम्यवादी विश्व और दूसरा पूंजीवादी। एक वर्ग बन गया था साम्यवादी और दूसरा बन गया था पूंजीवादी। इसके पश्चात यूरोप भी 2 भागों में विभाजित हो गया, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। इस तरह से रूस क्रांति के बाद पूरे विश्व को प्रभावित किया था। अगला प्रश्न है, हो ची मिन्ह का संक्षिप्त परिचय दें। 1917 ईस्वी में हो ची मिन्ह एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में साम्यवादियों का एक गुट बनाया। बाद में हो ची मिन्ह शिक्षा प्राप्त करने मॉस्को गया और वहाँ साम्यवाद से प्रेरित होकर के मॉस्को में साम्यवाद से प्रेरित होकर के 1925 ईस्वी में वियतनाम क्रांति दल का गठन किया, और अंततः जो है 1930 ईस्वी में वियतनाम के बिखरे हुए राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कांग सांग देंग ने वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जो पूर्णतः उग्रवाद विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। और 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता के तहत वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया। उत्तरी वियतनाम में ही हो ची मिन्ह की सरकार बनी। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान रहा। तो मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था, जबकि सार्डिनिया पिंडमोंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था। उधर पोप भी इटली को धर्मराज्य बनाने के पक्षधर में था। इस तरह से विचारों के टकराव के कारण इटली का मार्ग अवरुद्ध हो गया था, और कालांतर में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने लगे, जिससे सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई। ऑस्ट्रेलिया हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया, और इस प्रकार मेजनी की पुनः हार हुई और वहां से वह पलायन कर गया। अगला प्रश्न है, मेजनी कौन था। मेजनी कौन था। तो ये प्रश्न, मेजनी कौन था। तो मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल
कार्बोनरी का सदस्य था। वह सेनापति होने के साथ साथ जनतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार भी था। 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन के द्वारा उसने उत्तरी और मध्य इटली में पलायन उत्तरी और मध्य इटली से पलायन करना पड़ा और 1848 ईस्वी में मेटरनिख 1848 ईस्वी में मेटरनिख के पराजय के बाद मेजनी ने पुनः इटली के एकीकरण का प्रयास किया, लेकिन इस बार भी वह असफल रहा और उसे पलायन ही करना पड़ा। तो मेजनी कौन था? मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। वह सेनापति होने के साथ साथ जनतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार भी था। 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलनों के द्वारा उसने उत्तर और मध्य इटली से उसे पलायन करना पड़ा। 1848 ईस्वी में मेटरनिख के पराजय के बाद मेजनी पुनः इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन उसे इस बार भी पराजय करना पड़ा और वहां से पलायन करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के विषय में लिखें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के विषय में क्या अधिकार दिया गया है नागरिकों को, उसके बारे में लिखना है। तो भारतीय संविधान 19वीं अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें नागरिकों को 7 अधिकार दिया गया है। पहला है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्ण एकत्र होने की स्वतंत्रता। तीसरा है संघ संस्था के निर्माण की स्वतंत्रता। चौथा है भारत में संचार विस्तारीकरण की व्यवस्था। और पांचवा है भारत में संचार वितरण की व्यवस्था। छठा है पांचवा है भारत के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, संपत्ति अर्जित करने और व्यय करने की स्वतंत्रता तथा सातवां है जीविका अर्जन की स्वतंत्रता और कुछ अन्य अधिकार दिए गए हैं। तो इस तरह से ये 19वीं संविधान के 19वीं अनुच्छेद में जो नागरिक के जो समानता स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, इस अधिकार में ये शांतिपूर्ण भाषण की अभिव्यक्ति का अधिकार है, शांतिपूर्ण एकत्र होने की स्वतंत्रता है, संघ संस्था के निर्माण की स्वतंत्रता है, भारत में संचार वितरण की व्यवस्था का अधिकार है, भारत के किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार है, संपत्ति अर्जन और व्यय करने का अधिकार है, जीविका अर्जन की स्वतंत्रता तथा अन्य कुछ अधिकार दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? राष्ट्रीय राजनीतिक दल भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों के 2 स्वरूप देखने को मिलते हैं। एक वैसे राजनीतिक दल जिनका अस्तित्व पूरे देश में होता है, इनके कार्यक्रम और नीतियां राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं तथा इनकी इकाइयां राज्य स्तर पर भी होती है, इन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। और जो क्षेत्रीय दल होता है, एक होता है क्षेत्रीय दल और एक होता है राष्ट्रीय दल। तो राष्ट्रीय दल जो है वह राष्ट्र स्तर पर होता है और क्षेत्रीय दल जो है वह किसी राज्य विशेष पर ही उनका दल सीमित रहता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक विभाजन जाति, धर्म, रंग, क्षेत्र आदि के आधार पर समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा परस्पर गलत व्यवहार करना, आपसी संघर्ष को सामाजिक विभाजन कहते हैं। सामाजिक विभाजन किसे कहेंगे? तो जाति, धर्म, रंग, क्षेत्र आदि के आधार पर समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा परस्पर गलत व्यवहार करना, आपसी संघर्ष करना, इसी को सामाजिक विभाजन कहते हैं। इसके 3 निर्धारण तत्व हैं। पहला, स्वयं की पहचान की चेतना। दूसरा, विभिन्न समुदाय की मांगों को राजनीतिक दलों के द्वारा प्रस्तुत करने का तरीका। और तीसरा, मांगों के प्रति सरकार की सोच। ये तत्व सामाजिक विविधता
के विभाजन में बदल देता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है? राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। पहला है, लोकतंत्र में सरकार का निर्माण बहुमत के आधार पर होता है। राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र में सरकार का निर्माण संभव नहीं है। दूसरा है इसका कारण, राजनीतिक दल जनमत के निर्माण में सहायक हैं तथा जनता में जागरूकता बढ़ाने में सहायक है। तीसरा है, राजनीतिक दल सरकार और जनता के मध्य कड़ी का कार्य करता है। चौथा है, विरोधी दल के रूप में ये सरकार की मनमानी पर रोक लगाती है। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता ऐसी भावना है जो धर्म अथवा धार्मिक पहचान के आधार पर गैर धार्मिक हितों, राजनीतिक अथवा आर्थिक की प्राप्ति का समर्थन करती है। सांप्रदायिकता समाज को धर्म के आधार पर बांटती है। अगला प्रश्न है सहकारिता की परिभाषा लिखें। सहकारिता का अर्थ होता है एक साथ मिलजुल करके कार्य करना, लेकिन अर्थशास्त्र में इस शब्द का प्रयोग अधिक व्यापक अर्थ में किया जाता है। सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुल करके समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं। इस प्रकार सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें मनुष्य के आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिलजुल करके कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति की 3 विशेषता बताएं। आर्थिक सुधार, भारत में आर्थिक सुधारों का मतलब उन नीतियों से है जिनका आरंभ 1991 ईस्वी में अर्थव्यवस्था में कुशलता, उत्पादकता, लाभदायकता एवं प्रतियोगिता की शांति, प्रतियोगिता की शांति के स्तर में वृद्धि करने के दृष्टिकोण से किया गया है। ये सुधार उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की नीति पर आधारित है, अतः इसे LPG नीति भी कहते हैं। यही है आर्थिक सुधार और नई आर्थिक नीति। इसमें फिर से समझिए, आर्थिक सुधार, भारत में आर्थिक सुधारों का मतलब उन नीतियों से है जिसका आरंभ 1991 ईस्वी में अर्थव्यवस्था में कुशलता, उत्पादकता, लाभदायकता एवं प्रतियोगिता की शक्ति के स्तरों में वृद्धि करने के दृष्टिकोण से किया गया। ये सुधार उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की नीति पर आधारित है, अतः इन्हें LPG नीति भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बाह्य स्रोती किसे कहते हैं? जिसे आउटसोर्सिंग कहा जाता है या किसे कहा जाता है? तो ये आउटसोर्सिंग जब बहुराष्ट्रीय कंपनी या अन्य कंपनियां संबंधित नियमित सेवा स्वयं अपनी कंपनियों के बजाय निजी, बाहरी या विदेशी स्रोत या संस्था या समूह से प्राप्त करती है तो उसे ही बाह्य स्रोत कहा जाता है। बाह्य स्रोती कैसे कहा जाता है? आउटसोर्सिंग तो जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य कंपनियां संबंधित नियमित सेवा स्वयं अपनी कंपनियों के बजाय निजी, बाहरी या विदेशी स्रोत या संस्था या समूह से प्राप्त करती है तो उसे बाह्य स्रोत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, व्यापारिक और निर्वाहक कृषि में क्या अंतर है? उस अंतर को स्पष्ट करें। व्यापारिक कृषि व्यापारिक दृष्टिकोण से की जाने वाली कृषि व्यापारिक कृषि कही जाती है। इस कृषि में अत्याधुनिक कृषि तकनीक, रासायनिक खाद, परिष्कृत बीज, सिंचाई, कीटनाशक आदि का उपयोग किया जाता है। परंपरागत कृषि होता है। परंपरागत कृषि जिसे निर्वाहक कृषि कहा जाता है, ये इस तरीके से जो हल, बैल, कुदाल
आदि की सहायता से की जाने वाली कृषि, जिसमें फसल उत्पादन जीविका निर्वाह के लिए किया जाता है, उसे ही निर्वाहक कृषि कहलाती है। वह कृषि क्या कहलाती है? निर्वाहक, जो अपने हल बैल के द्वारा या कुदाल के द्वारा किया जाता है, अपनी जीविका निर्वाह के लिए, जीविकोपार्जन के लिए किया जाता है। इस कृषि पर जनसंख्या का बोझ अधिक होता है एवं आधुनिक तकनीक का प्रयोग लगभग शून्य होता है। अगला प्रश्न है, मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र की परिभाषा दें। मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर मुंबई हाई क्षेत्र भी एक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है, जिसकी खोज 1973 ईस्वी में की गई थी। देश के कुल उत्पादन का 63% तेल की आपूर्ति इसी क्षेत्र से होती है। यही है मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र। अगला और लास्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? हरित क्रांति भारत में अधिक अन्न उत्पादन के लिए उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई के साधनों को अपनाने पर जोर दिया गया। इस कारण फसलों की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई। गेहूं जैसे खाद्यान्न उत्पादन में तो गुणात्मक रूप से वृद्धि हुई। कृषि के क्षेत्र में जो यह क्रांति हुई, इसी क्रांति को हरित क्रांति के नाम दिया गया और इसी क्रांति को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो आज इतने सारे हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। आप निश्चित इसे जो है कंप्लीट कर लीजिएगा और इसी आशा के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबों छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।